जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज जो चर्चा है वो छात्रों की है, वो युवा की है, बट इसी के साथ साथ एक बदलते भारत की भी है। और बात इस पे भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सत्यनारायण जी आप इस बात से हामी भरेंगे कि आज के इस बदलते दौर में जहां जॉब्स, जस्टिस, फ्रीडम और डिजिटल वॉइस, ये चारों ही चीजें एक नई गति से आगे बढ़ रही हैं, वहां पे सरकार, युवा और इन दोनों के बीच का जो समावेश है, इसमें भी एक नए तरीके की उमंग, एक नई तरीके का एक कुछ नया होना चाहिए। तो जो हमारा आज का पैनल डिस्कशन है ऑन डेमोक्रेसी बियॉन्ड इलेक्शंस एंड आर इंडियाज बीइंग यूथ एक्चुअली बीइंग हर्ड, उसका जो दूसरा पार्ट है वो यही है कि जॉब्स, जस्टिस, फ्रीडम एंड डिजिटल वॉइस, व्हाट डज डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट मीन फॉर इंडियन यूथ। तो सबसे पहले तो मैं आपका मत जानना चाहता हूं, और आर्यमन जी आपका भी मत जानना चाहता हूं इस बात पे कि आज के इस बदलते दौर में जहां पे डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया एक ऐसी आवाज बनता है युवाओं की या किसी भी ऐसे की जो प्रशासन से या तंत्र से लड़ रहा हो, उस पे आपका क्या कहना है? जिस प्रकार मैं सबसे पहले तो आर्यमन जी को और बहन शुक्ला जी को और आपको सभी को बेहतर डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं। आज के युग में जो चिंता का विषय है, जिस प्रकार आपने जो जाहिर की कि सोशल मीडिया से हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया निश्चित ही मैं उनका भी जिक्र करूंगा जो कि पूर्व वक्ताओं ने भी किया कि राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी के भारत की बहुत बड़ी कल्पना की थी। जिस समय कंप्यूटर युग लाने की बात कही थी, उस समय पूरा विपक्ष विरोध में था। ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित जी हमारे बीच बैठे हैं, उस जमाने में विपक्ष ने विरोध किया था, और वही विरोध आज में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो उसी सोशल मीडिया से राजीव गांधी जी की देन से पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं। और यहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल पर 1 मिनट में पहुंच जाती है, जिससे आम आदमी अपनी बात आज के युग में 5 और 4 जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रजातंत्र, ये 4 जो स्तंभ है सिस्टम के, उसमें कहीं न कहीं कमी आती है। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी बात आदमी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, वो माध्यम सोशल मीडिया है। और उसके ये पॉजिटिव पहलू है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे कि उसको जो कहेंगे कि फेक यूनिवर्सिटी कह दें, तो इसका कुछ दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको सकारात्मक रूप में अगर हम उपयोग लेंगे तो हम हर मंजिल को पा सकते हैं, जो आज के युग में जरूरत है। बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना ये चाहूँगा कि आज का युवा जो है अधिकतर अपना समय फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे बिताता है। अधिकतर किसी को अपने लिए स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शंस में भी कैंपेन करना हो, वो सोशल मीडिया का ही प्रयोग करता है। आप लोग अपने टाइम पे कैसे करते थे? समय के साथ हर चीज अपग्रेड होती है। महात्मा गांधी जी ने देश आजाद कराया था तो पदयात्रा करके कराया था, और उस सोच को, उस विचार को और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को एक लाठी और एक लंगोटी से उन्होंने देश को आजाद करा दिया। तो उस समय से अगर हम बात करें तो जैसे ही आज अगर आपने सोशल मीडिया की बात कही, सोशल मीडिया जब हमारे बात के समय में सोशल मीडिया नहीं था, मैंने उस समय हम अगर आज की जनरेशन के साथ करें तो हमने अगर अपग्रेड नहीं करते तो आज हम असाक्षर होते। हमारे समय कंप्यूटर आया नहीं था, चर्चा थी।
ईमेल नहीं आया था, सोशल मीडिया तो बहुत बात की बात है। तो निश्चित ही उस समय का युग जो था, उस समय किताबों पर ध्यान दिया जाता था, अखबारों पर ध्यान दिया जाता था, और हमारे एक से अच्छे इवेंट जो होते थे, लेक्चर होते थे, उसको सुनने का रेडियो के माध्यम से, बाद में बहुत बाद में टीवी के माध्यम से बात आती थी, और वो डिबेट के माध्यम से ही जनता तक पहुंचने का एक माध्यम बनता था, और एक किताब सबसे बड़ी माध्यम होती थी। वो एक ठीक उसी में आज बहुत, जिस समय अगर मान लो कोई बात ढूंढना होती थी पुरानी, तो लाइब्रेरी से निकालना पड़ती थी। आज तो बटन दबाया तो वर्ल्ड की हर जानकारी, चाहे कोर्ट की हो, चाहे मैदान की हो, चाहे अखबार की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, तो एक बटन दबाया और निकल जाता था। ये निश्चित चेंज होता है। ये आपका जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ कि आपने कभी सोचा कि मुझे समाज सेवा में उतरना है एज ए पॉलिटिशियन? एज ए पॉलिटिशियन मैं स्टूडेंट लाइफ से ही सारे अखबार देखता था, पढ़ता था, सुनता था, और फिर पारिवारिक माहौल भी था। तो उस परिस्थिति में मैं धीरे धीरे समाज सेवा की तरफ उतरा, और उतरकर निश्चित ही लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मदद की जा सके। जैसे आज प्रजातंत्र को हम मजबूत करना चाहते हैं, हम सरकार पर दोष दे देते हैं, हम व्यक्ति पर दोष दे देते हैं, जनप्रतिनिधि पर दोष दे देते हैं, लेकिन जिस प्रकार आपने एक बात कही थी, जो आपका फाउंडेशन कर रहा है, ये मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कि आदमी घर बैठ के कहता है कि यार सिस्टम खराब हो रहा है, सरकारें खराब हो रही है, लेकिन उसके हिस्सेदार हम प्रत्यक्ष बने या अप्रत्यक्ष बने, वो बनकर मतदान के बाद, उस मतदान करने के बाद कौन गलत कर रहा, सही कर रहा, विपक्ष अपनी बात भूमिका निभा रही नहीं निभा रही, सत्ता पक्ष निभा रही नहीं निभा रही, उसमें नौजवानों का और आप और हम सबका बहुत बड़ा रोल है। उसकी भूमिका हमने निभाना चाहिए, जो आपके फाउंडेशन निभा रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आप आज के हमारे समय में जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका सोशल मीडिया के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? आप लोगों से जान पहचान बढ़ाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? निश्चित ही सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है आज। उसमें अपनी बात भी रखी जा सकती और लोगों की बात सुनी भी जा सकती, देखी भी जा सकती। और वो एक चाहे जनप्रतिनिधि हो, एक समाज सेवी हो, या एक आम नागरिक हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान में देश की और प्रदेश की सरकार, जिसका जिक्र हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया, जो उसका उल्लेख भी किया था, आपने ही किया था शायद जी, अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है सरकार। बिल्कुल। उसको जगाने का प्रयास पूरा प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक व्यवस्था से, नौजवान हो, किसान हो, देश का मजदूर हो, देश के आम लोग हो, वो कर रहे हैं। लेकिन जब जब भी परिवर्तन देश में हुआ है, सरकारों में, व्यवस्था में, तो उसमें क्रांति का जन्म हुआ है। और वो क्रांति का जन्म तभी होता है तब एक सीमा के बाद कोई आवाज को सुनी नहीं जाती, जिसका निराकरण नहीं होता। तो जब जब परिवर्तन हुआ है, तो इस देश में, चाहे वो हमारी देश आजादी के पूर्व की भी बात करें, तो युवाओं द्वारा जब जब क्रांति हुई है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सारी क्रांति में परिवर्तन हुआ है। और वो जिसका उदाहरण कई सरकारें आई, उसका उल्लेख पूर्व इतिहास गवाह है। और मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि युवाओं की और किसानों की और नौजवानों की अगर आवाज़ नहीं सुनी गई, तो निश्चित ही आने वाली देश की और प्रदेश की सरकार का परिवर्तन तय है। और मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के सिपाही के नाते, अगर सरकार परिवर्तन हुई तो मन की बात कहेंगे नहीं, आम आदमी की बात सुनकर संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद में और विधानसभा में नए नियम, कानून, कायदे बनाकर बेहतर लोगों के हित में और नौजवानों के हित में काम करेंगे। जैसे कि अभी एक उदाहरण दिया था
कि हमारा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना और भारत है जनसंख्या में। उन्होंने समय पर निर्णय कर लिया था, हम 12 साल से समय पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हम देश में हिटलर शाही पैदा करने जाए जो जनरल डायर ने की थी, वो स्थिति निर्मित हो रही है, उसको प्रजातंत्र में हमको मिलकर रोकना होगा। बिल्कुल सर। सर इसके अलावा एक जो सवाल है जो कई बार आता भी है कि मध्य प्रदेश जैसा एक राज्य जहाँ पे एग्रीकल्चर सेंट्रिक इकोनॉमी है, वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू ही काफ़ी सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो लोक जन जागृति तक पहुँचनी चाहिए, या उन स्पेसिफिक सेक्टर्स में जहाँ पे आज ग्रोथ हो रही है, जैसे आईटी पार्क्स बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डिजिटल इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या सही में आज उस स्तर तक पहुंच पा रहा है? क्या लोगों को उसका लाभ मिल रहा है जमीनी तौर पर? चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे अन्य सेक्टर में हो, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, मैंने एक बात कही, असाक्षरता मैंने अगर अपग्रेड नहीं हो तो असाक्षर। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर मान लो हम डिजिटल फॉर्म पे कोई बात रख रहे हैं तो आम जनता तक अगर नहीं पहुंच पा रही सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वाद संवाद के माध्यम से वो पहुंचाना चाहिए। वो नहीं पहुंचा पा रही, सरकार उसमें विफल है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि आर्यमन, आपके भी कुछ ओपिनियंस होंगे, कुछ व्यूज होंगे इस बारे में कि हमारा यूथ डिजिटल इंडिया का जितना फायदा उसको लेना चाहिए, क्या उसको वो फायदा मिल रहा है, या हम कहीं ना कहीं सरकार उन फैसिलिटीज, उन एम्यूनिटीज को जन जागृति तक जमीनी तौर तक पहुंचाने में विफल रही है? फ़ोन तो देखिए सबके पास होते ही हैं। फ़ोन का यूज़ कैसे करना है वो सरकार तो नहीं बता सकती लोगों को, पर लेकिन मैं आज सुबह ही मैं प्रोटेस्ट की वीडियो देख रहा था जो दिल्ली में चल रहा है स्टूडेंट्स को लेके, तो उसमें भी कुछ कुछ लोग हमने देखा नीचे जय श्री राम लिख रहे थे, भाजपा जिंदाबाद लिख रहे थे। हैं वो लोग भी दिखने में 21-22 साल के, उन लोग को ये समझ नहीं आया कि बात उन्हीं की हो रही है जी। पर लेकिन क्यों सिर्फ पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं इसलिए उसमें लग गए। अब मेरे को आप सही करिएगा अगर हम गलत बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने पे हम लोग को एंटी नेशनल का टैग दे देते हैं। जितने बच्चों हैं सबको अभी लोग एंटी नेशनल बोल रहे हैं, पर मेरे ओपिनियन में उस आदमी से बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है जो अपनी पार्टी आइडियोलॉजी को अपनी कंट्री के पहले रख दे। वो वही आदमी असली एंटी नेशनल है जो कि अपने देश को बाद में रखता है, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और डिफरेंसेस को पहले रखे। और रही बात सोशल मीडिया यूसेज की, हमारे एजुकेशन बजट से ज़्यादा बजट हमारी रूलिंग पार्टी के मार्केटिंग का होता है। अब पहली चीज़ में तो एक ऐसा नॉर्म आना चाहिए कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, एक हमारे प्रीएम्बल में होता है राइट टू इक्वालिटी। तो हर चीज़ का एक बजट बनता है, तो एक गाइडलाइन आपको नहीं लगता हर चीज़ की बननी चाहिए कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही बजट मिलना चाहिए अपने इलेक्शन में यूज़ करने के लिए? देखो, दो बात हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि देश की और प्रदेश की सरकार का एक जनसंपर्क विभाग होता है जी, उस जनसंपर्क विभाग में जो दल की सरकार है वो अपनी मार्केटिंग के लिए ज्यादा बजट रखती है। सरकार की स्कीम और जनता को उस स्कीम का आम जन तक प्रचार प्रसार करना, उसके लिए उनके पास बजट नहीं होता है। बजट होता है तो वो अपनी गुणगान के लिए होता है, जो कि देश की और प्रदेश की सरकारें कर रही है। जी। साथ ही दूसरी अगर हम बात करें तो ये बात जो है हर बजट का घर का मुखिया, मैं उस पर उदाहरण दे देता हूँ एक छोटा सा, कि घर का मुखिया के पास है हमारे पास 5 करोड़, उसमें पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी या मकान बनाना होगा, दूसरी प्राथमिकता शादी करना होगी, तीसरी प्राथमिकता गाड़ी खरीदना होगी, चौथी प्राथमिकता स्वास्थ्य की होगी। तो ऐसा ही देश की बजट में जो जनप्रतिनिधि, जब जो पार्टी बैठती उसकी विचारधारा उस लायक हो जाती।
तो बजट को इनबैलेंस कर देती जी। और उसका परिणाम और उसका जो निर्णय होता है वो देश की जनता को भुगतना होता है और प्रदेश की जनता को भुगतना होता है। उसी के लिए, उसी को लेकर डेमोक्रेसी में जनता को भी सजग होना पड़ेगा और उसी के साथ साथ विपक्ष को भी सजग होना पड़ेगा। जो अभी वर्तमान में देश में पूरा इनबैलेंस हुआ था, जो कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा संघर्ष हर जगह किया, कर रहे हैं सड़क से संसद तक, और उसमें देश में किसान हो चाहे नौजवानों की आज जो बात गूंज उठी है, ये भी पूरी तरह उठी है। और इन मुद्दों पे जब अपनी बात रखी जाती है तब सरकार थोड़ा सा चिंतन करती है, विचार करती है। उसका उदाहरण 12-14 साल की सरकार में एक इस आंदोलन के, युवा के आंदोलन के पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जो महीनों चला था। उसमें देश की सरकार को झुकाने का प्रयास किया और झुकी, और उसमें उन्होंने सरकार झुककर फैसला रोका। अगर ये यूथ वाला भी फैसला, विपक्ष वो पूरे यूथ लगे हैं, इस पे विचार पुनः होगा और होकर शिक्षा मंत्री का हम भी बात कहेंगे कि इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही नीट के पेपर की जो लीक की बात अगर हम करते हैं जी, तो देश की सारी एजेंसियों का और सारा तमाम खर्च के बाद एग्जाम होती है, और वो अगर लीक एक बार हुई, 2 बार हुई, 150 से अधिक बार हुई है। तो इसका मतलब डायपर जो होता है मात्र 10 रुपए का होता है, और कंपनी उसकी गारंटी देती लीक नहीं होगा। तो ये स्थिति इस देश में वर्तमान सरकार ने निर्मित की है। करोड़ों रुपए का ये खर्च होने के बाद पेपर लीक हो रहे, माने माफिया है। सरकार हो सकती है, सरकार के पीछे लोग हो सकते हैं, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो कोई कमी है, उसको लेकर जो यूथ संघर्ष में आया, उसके लिए हम भी उनके साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी और राहुल गांधी जी खड़े हैं। एक राय हम आपकी ओर लेना चाहेंगे। एक बिल पास हुआ है 3 दिन पहले विधानसभा में, लोकसभा में नहीं, एमपी में यूसीसी लागू करने का। उस पर आप क्या सोचते हैं? अभी कोई चर्चा कर नहीं रहा उस पर, अधिकतर लोग को तो पता भी नहीं है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, जब भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष अपनी बात रख सकता है जनता की, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और सत्ता पक्ष का जब बहुमत होता है तो वो अपने हिसाब से अपना फैसला कर लेती है, और वो फैसला जब करती है, मैं उसका उदाहरण अभी पुराने आंकड़े पर नहीं जाऊंगा, विधानसभा या लोकसभा नहीं चलना, उस समय से पहले खत्म हो जाना, ये शुद्ध रूप से प्रजातंत्र का गला घोटना। कई प्रश्न लगते हैं, उसका जवाब देना होता है, और कई विपक्ष चर्चा अगर कराना चाहता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। वो बहस में 1 मिनट में जो 3 दिन की या 2 दिन की या 10 घंटे की या 12 घंटे की चर्चा होना होती है, वो 3 मिनट में बहुमत के आधार पर बिल पास कर देते हैं। तो यही इसी प्रकार ये सरकार जो कर रही है, वो इसी प्रकार कर रही है, संवाद नहीं कर रही। प्रजातंत्र का मतलब ही है विधानसभा, लोकसभा या नगर निगम में जो परिषद होती, संवाद, डिबेट पर पूरी चर्चा हो और एक पॉइंट पर चर्चा हो, चाहे वो कोई नया बिल आ रहा हो या नए बिल में कोई संशोधन आना हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का हो, कृषि का हो, चाहे यूजीसी का हो या अन्य चीज का हो, तो उस पर संवाद होना चाहिए, संवाद होकर फैसला होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे अभी वर्तमान में जो है हमारा संविधान, जो अभी उल्लेख किया था आप लोगों ने, संविधान भी खतरे में और सिस्टम भी खतरे में, ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि अभी आर्यमन ने बात की थी प्रोपेगेंडा की, और अभी आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और इस तरीके से कि
जो भी चीज़ सरकार जो भी डिसीजंस ले रही है, जो भी हमारे लिए लॉज बना रही है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या सोशल मीडिया इस समय एक ऐसा नैरेटिव दिखाने के लिए लगी हुई है, गवर्नमेंट भी या जो आईटी सेल्स हैं वो भी, जहाँ पे एक्चुअल जो बातें हैं जो कि सरकार के समक्ष हमारी बातें आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं? उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो मैंने कहा, कंटेंट्स और वायरल कैसे ज़्यादा हो, उसके लिए सरकारें अपनी मार्केटिंग के लिए खर्च कर रही है, और जो आम आदमी की जो बात वहाँ तक पहुँचाना उसको दबा दी जाती है। ये भी सोशल मीडिया में हो रहा है, और ये होने के पीछे कारण, अगर मान लो कहीं सोशल मीडिया में ज़्यादा वायरल होती तो राष्ट्रीय लेवल पर एजेंसियों द्वारा रोका भी जाता। ये आपसे आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, तो वो स्थिति, देश की सरकार का बजट सबसे ज़्यादा उसी में खर्च हो रहा है, ये बात रोकी जा रही है। इसमें मैंने कहा था 4 स्तंभ है, उन चारों में चुनौती का सामना है। चले ये बात वैसे कहने की जरूरत नहीं, न्यायपालिका भी कोई जमाने में हमने देखा है कि न्यायपालिका अपना काम करती थी जी। हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन भी निरस्त होते हुए देखा है, पंडित जी के जमाने में हुआ है। तो कोर्ट पर इतना भरोसा था लोगों का, और आज अगर कोई आदमी को ये सरकार निर्णय कर ले कोर्ट में चले जाओ, वो भेज दे कोर्ट में, इसका मतलब कोर्ट में उलझ गया और भविष्य खतरे में हो गया और उलझ गया। तो ये सरकारों का दबाव निर्वाचन आयोग से लेकर कोर्ट तक भी प्रभावित किया गया जी। ये चिंता का विषय है। ब्रेविटी ऑफ टाइम के चलते हैं, मेरे को बस आखिरी सवाल आपसे करना पड़ रहा है। अगर आपको आज के समय हमारे यूथ के लिए, हम युवाओं के लिए एक कोई ऐसी सीख देके जानी हो तो वो क्या होगी? यूथों को, सबसे युवाओं को देखो, संघर्ष सबसे ज्यादा अगर कोई करता है, वो चाहे आर्थिक संकट से गुजरा हो, चाहे अपनी मंजिल तक हासिल करने के लिए, तो उसमें एक ही बात है कि आपको, हमको, सबको मिलकर गांधी जी को पढ़ना चाहिए, और पढ़कर उनके बताए हुए रास्ते को, जो हम चाहें वो मंजिल हम हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी को जिनने पढ़ लिया, समझ लिया, उनके जीवन को सार्थक कर लिया, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिस पर हम नहीं पहुंच सकते। तो जो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब ने मिलकर आप सबके माध्यम से गांधी जी को पढ़ना और उनके चरितार्थ को आगे बढ़ाना, और उसी से हम हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much, Ariman, for being in this panel and giving us this very fruitful conversation ahead. मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमको इस बातचीत का अंत करना चाहिए। Thank you so much. मैं आपको, आपके ग्रुप को, आपकी संस्था को, और बहन साक्षी को, बहन शुक्ला को, और पंडित जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, और आपके सभी साथियों को भी, NSUI यूथ कांग्रेस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ जो डिस्कशन रखा, और आप डेमोक्रेसी पे जो आपका फाउंडेशन काम कर रहा है उनको बधाई देता हूँ। और आपको एक हम किस्सा बताते हैं, अगर आपको याद हो, मेरी पहली स्पीच वो आप ही के विधानसभा कार्यालय के ओपनिंग में थी, तो वहाँ पे भी मैंने एक ही चीज़ बोली थी, जिसके लिए मेरे को अभी भी इंस्टाग्राम पे लोग बहुत मैसेज करते हैं कि दूसरों को हमें बताने का कोई हक नहीं है कि हमें किस लैंग्वेज में या किस रिलीजन के बेसिस पे दूसरों को ग्रीट करना चाहिए। जो मैंने बोला था कि हम नमस्ते भी बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी बोलते हैं, सत श्री अकाल भी बोलते हैं, जय जिनेन भी बोलते हैं। वहाँ उस टाइम एक चीज़ मैं इसमें लगाना भूल गया था कि दूसरों को तो हक नहीं है हमें बताने का, पर हमें भी हक नहीं है किसी और को बताने का। तो ये मैं राय चाहता था कि सब लोग सुने, क्योंकि आजकल का जो युवा है, अगर हम लोग भविष्य तो हैं ही, पर लेकिन आजकल की सरकार हमें वर्तमान से हमें हटा चुकी है। तो हमारा ये मानना है, और आप मुझे इस पर राय भी दीजिएगा, हम बहुत सीनियर हैं हमसे,
कि अगर इस देश का युवा सिर्फ उस पे वोट दे दे सामने वाले को कि वो सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं, कि वो नमस्ते बोलते हैं, कि नमस्कारम बोलते हैं, इसकी वजह कि वो देश के लिए क्या करते हैं, क्या वो सही है? देखो, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी भाषा में बात कहूं, अभी पूरा देश जो विचारधारा की सरकार बैठी है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा और सलाह भी दूंगा कि रोजी रोटी के नाम पर सरकार बनाए और रोजी रोटी के नाम पर देश के संविधान की व्यवस्था चलाए। ये प्रयास देश की सरकार और प्रजातंत्र में होना चाहिए। धर्म का स्थान अपने दिल में होना चाहिए, न कि दिमाग में। ये परिवर्तन की जरूरत है और निश्चित ही इस सोच को बदलने के लिए आप जैसे नौजवान ही आगे आएंगे। वो ही परिवर्तन जैसे युवा वायु के रूप में परिवर्तित होगा और निश्चित ही एक आंधी और तूफान की तरह परिवर्तित होगा, समय आएगा।